तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि संचार क्या है, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, जन संचार की विशेषताएं क्या हैं, संचार के कार्य क्या होते हैं, जन संचार के कार्य क्या हैं और भारत में जन संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर कि हम क्रमशः बातचीत करेंगे। और जैसे ही मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम जिस वर्तमान समय में अभी हैं वो जन संचार और संचार के एकदम चरम समय में माना जा सकता है, क्योंकि पहले के जमाने में संचार और जन संचार का माध्यम अपेक्षाकृत आज के मुकाबले कम हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है कि पल पल की खबर आपके पास पहुंचने में क्षण भर समय नहीं लगता है। तो ये सब जो कुछ संचार और जन संचार के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो सबसे पहले हम पारिभाषिक रूप से देखते हैं कि संचार क्या होता है। संचार शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके दिमाग में रस पड़ते हुए एक शब्द आ रहा होगा जिसको कि संचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो संचारी से तात्पर्य यही है कि ऐसा भाव जो कि आपके हृदय में संचरण करता रहता है, चलता रहता है और अनुकूल समय आने पर वो सामने आता है। हमेशा नहीं उपस्थित रहता है, बल्कि जब अनुकूल समय आता है तो वो संचारी भाव अपने वास्तविक रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो ये शब्द वहीं से उठाया गया है। संचारी भाव इसी संचार शब्द से बना हुआ है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है ये संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो संचार का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको तकनीकी रूप में देखा जाए तो संचार का जो अर्थ हम लोग लगाते हैं वो है कि अगर हम टेलीफोन या मोबाइल के जरिए मौखिक या लिखित रूप से जब अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसको संचार करते हैं, अगर इसको तकनीकी रूप में देखा जाए तब। वरना वैसे आप देखेंगे तो अगर आप मौन भी रहते हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर संचार का भाव चलता रहता है। जब आपको सोचते हैं तो वो भी कुछ न कुछ चीजें आपके मन में संचरित होती रहती हैं। तो संचार का मतलब केवल ये नहीं है कि जब आप किसी चीज को बोल रहे हैं या फिर लिख कर भेज रहे हैं तभी, क्योंकि अज्ञे ने एक कविता लिखी थी कि मौन भी अभिव्यंजना है। अगर आप शांत भी हैं तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जो संचार है वो आपके जीवित होने का भी एक प्रमाण है कि जब तक आप जीवित हैं तो कुछ न कुछ आपके मन में विचार भाव आएंगे और उनका संचार होता रहता है। लेकिन इसी भाव और विचार को जब हम कहीं अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं, उसको मौखिक रूप से, लिखित रूप से, तो तकनीकी तौर पर उसे हम संचार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि संचार में क्या जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तभी संचार कहलाता है, या फिर जब 2 या 2 से अधिक लोग बातचीत करते हैं तो वो भी संचार है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पहुंचाते हैं तो वो भी सूचना के माध्यम से संचार होता है। जैसे आपने महाभारत में एक प्रसंग देखा होगा कि जब युद्ध चल रहा होता है तो एक सूचना फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय अफवाह थी। अब ये कंफ्यूजन में था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है या फिर कोई मनुष्य मारा गया। लेकिन सूचना, आज भी आप देखेंगे कि अफवाहों का दौर चलता रहता है। सूचनाओं के प्रमाणीकरण को लेकर लोग तथ्यों को जुटाते हैं कि ये प्रमाणिक सूचना है या फिर अप्रमाणिक है, क्योंकि खासतौर से प्रायोगिक छात्रों के बीच में इस तरीके की सूचनाएं जो आदान प्रदान होती हैं उसकी प्रामाणिकता को लेकर काफी सवाल उठने लगते हैं कि ये सही है कि गलत है। मान लीजिए अभी आप निश्चित तरीके से पढ़ रहे हैं, तब तक अचानक अफवाह आए कि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो फिर आप वहां परेशान होने लगेंगे। फिर आप इसको खोजेंगे, ये सूचना सही है गलत है, या फिर हो जाएगा कि जो भी विज्ञापन निकला था वो रद्द हो गया। तो देख रहे हैं कि सूचनाओं के लिए तमाम आपके पास माध्यम है, लेकिन कितने प्रामाणिक हैं, कितने
अप्रमाणिक हैं, इसको लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि संचार का मतलब है कि जब एक से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो वो संचार कहलाता है। आगे इसके और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो संचार जो है उसके माध्यम से अपने संदेशों का आदान प्रदान होता है। ये जीवन की एक निशानी के तौर पर देखा जा सकता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे संचार किसी न किसी माध्यम से करते रहेंगे, चाहे वो मौखिक हो चाहे अमौखिक हो। संचार के माध्यम से ही आज का जो विश्व है, आज की जो दुनिया है, उसको ग्लोबल गांव माना गया है। अब लगता ही नहीं है कि कोई चीज बहुत दूर है, सब चीजें आपको निकट प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब उसके अलग अलग माध्यम है, उन माध्यमों के कारण इसीलिए अब कोई चीज आपको दूर प्रतीत नहीं होती है, लगता है कि ये एक तरीके से ग्लोबल गांव के रूप में बदल गई है। और संचार जो है अंतर क्रियात्मक इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ संचार से संबंधित कॉन्सेप्ट थे जिनको कि मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पूछा जाता है कि संचार के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से संचार के तत्व हैं या नहीं, विकल्प में इन सबका नाम दे देगा और है और नहीं में सवाल पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें है स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। ये जितने चीजों का मैंने नाम लिया ये सब संचार के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। तो इन शब्दों को आप भली भांति अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, फीडबैक और शोर। तो ये जो 5-6 शब्द हैं ये संचार के तत्व के रूप में आते हैं। इसको हम एक और माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि इनका जो क्रम है, इनकी जो साइकिल है उसको भी समझना चाहिए कि पहले स्रोत या संचारक होता है, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता। और जब स्रोत या संचारक के संदेश किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं तो वो फीडबैक अपना देता है। इस बीच शोर जो कि बाधक तत्व, संचार के बाधक तत्व के रूप में शोर को देखा जाता है। जैसे मैं आप सभी के सामने इस लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूं तो कई बार आपको बैकग्राउंड में शोर इत्यादि भी सुनाई पड़ती होगी जो कि हमारे और आपके बीच में जो संचार हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे होंगे। तो देख रहे हैं आपकी जो यहाँ पर साइकिल बनी हुई है कि पहले नंबर पर संचारक या स्रोत है, दूसरे नंबर पर संदेश, तीसरा नंबर माध्यम है। ये माध्यम मोबाइल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। ठीक है, संदेश को पहुंचाने का माध्यम। और चौथा आप देख रहे हैं प्राप्तकर्ता। इसके बाद जैसे ही प्राप्तकर्ता संचारक का संदेश पाता है वैसे ही वो फीडबैक देता है। ठीक है, और तो ये आप देख रहे हैं कि संचार के क्या है तत्व हैं और इन्हीं के माध्यम से संचार की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व है, कौन सा नहीं है। शोर क्या है, इसमें बाधक के तौर पर आता है। और बाकी जो भी सीरीज है इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगे देखते हैं कि संचार के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सांकेतिक प्रकार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। तो देख रहे हैं कि संचार के कुल 6 प्रकार के संचार पाए जा रहे हैं। अब सांकेतिक संचार क्या है? जैसे हम किसी अपने बड़े को देखते हैं तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो क्या हो गया? सांकेतिक संचार हो गया। और सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका सांकेतिक संचार का है, बिहारी का एक दोहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजिया भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये क्या है? सांकेतिक संचार है। यहाँ पर भी दो व्यक्तियों के बीच में संकेतों के माध्यम से अपने
भावों और विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। और बाकी लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन दो व्यक्ति जरूर जान पा रहे हैं, कहत, नटत, रीझत, खींचत। तो पूरी पंक्ति आप दिमाग में रखिए। तो ये सांकेतिक संचार का उदाहरण हो सकता है। मौखिक और अमौखिक संचार। कई बार मौखिक और अमौखिक संचार जो है आपस में गड्ढमड होते हैं, मिले जुले रहते हैं। इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार संचार मौखिक होते हुए भी अमौखिक होता है, कई बार अमौखिक होते हुए भी मौखिक होता है। जैसे कई बार आप किसी को प्रणाम करते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं और प्रणाम भी कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, बाय, टाटा, ये सब बोलते हैं, बोल देते हैं, और कई बार संकेत भी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संचार क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौखिक संचार में जैसे कि हम बोलकर किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं। अमौखिक संचार में बोलने के साथ साथ हम अपने कुछ हाव भाव को भी वहां पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बोलते समय हाथों का जो मूवमेंट होता है वो, या फिर जो स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, वो भी एक तरीके से संचार का माध्यम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग जो भी एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उनकी लोग मिमिक्री करते हैं। अगर ये नहीं होता तो ये संभव नहीं होता कि कोई अलग अलग मिमिक्री कर पाए। तो उस व्यक्ति का जो उतार चढ़ाव है वो एक तरीके से व्यक्तित्व बनकर उभरता है। ठीक है, तो ये मौखिक अमौखिक संचार के अंतर्गत चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। देखने में दोनों शब्द मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, अलग हैं। और अगर आप एक बार समझ गए तो फिर जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले तो अंग्रेजी में इनको देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक को कहा जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। इसमें क्या होता है कि जो संचारक होता है, यानी कि जो सोर्स है, वही क्या है, प्राप्त करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी को संदेश भेजते हैं तो प्राप्तकर्ता अलग होता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल में जो संचारक होता है, जो स्रोत होता है, वही उस चीज को प्राप्त करता है। जैसे आप पूजा करते हैं या इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो खुद उसको कर रहे हैं और खुद प्राप्त भी कर रहे हैं। जैसे आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप अपने मन में जो भी ईश्वर के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने भावों को, अपने मनोभावों को, तो आप शोरगुल करके नहीं करते, आप खुद से कहते हैं और लगता है कि आप ईश्वर तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अंतःवैयक्तिक संचार हो गया। यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति रहता है, उसी पर दोनों प्रभाव पड़ते हैं, वो खुद कहता भी है और उसी को प्राप्त भी करता है। तो उम्मीद है कि इंट्रापर्सनल आपको समझ में आ गया होगा। ये तब और ज्यादा समझ में आएगा जब हम अंतर्वैयक्तिक संचार को बताएंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, इसको कहा जाता है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें जब दो व्यक्ति आमने सामने बात करते हैं, जब दो व्यक्ति, ठीक है, आमने सामने बात करते हैं, तो वहां पर अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, नौकरी की, तो वहां पर जब आमने सामने जो बातचीत होती है वो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर आप न्यूज में देखते होंगे जब किसी व्यक्तित्व से बातचीत होती है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो अंतर्वैयक्तिक संचार है। तो उम्मीद है कि अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार दोनों आप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके से घुमाकर सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको सही कर लेंगे। अगला संचार है समूह संचार। समूह मतलब लग रहा है कि एक से अधिक व्यक्ति जहां बैठे हुए हैं। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण है संसद में जो चर्चा होती है, ठीक है, वहां पर जो सवाल जवाब होता है वो समूह संचार है। इसके अतिरिक्त आप सेमिनार का उदाहरण ले सकते हैं, वर्कशॉप का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर कोई संगोष्ठी हो रही है तो उसका उदाहरण भी समूह संचार के अंतर्गत है। ठीक है, और है जन संचार, ऐसा संचार जो कि लोगों तक पहुंचाया जाए।
जन तक पहुंचाया जाए, जिसको कि हम मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर तो हमें विस्तार से ही बात करना है। तो उम्मीद है कि जो संचार के प्रकार हैं वो आप समझ गए होंगे कि सांकेतिक संचार क्या है, मौखिक और अमौखिक संचार क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, और समूह और जन संचार क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं जन संचार के कार्य क्या है। जन संचार के कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच को देना। तो जन संचार के कुछ प्रमुख कार्यों को आपने देखा। अगर विकल्प में पूछ लिया जाता है कि जन संचार के कार्य हैं या फिर नहीं है, क्योंकि इसी दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, तो है में सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, नहीं में से आपको देखना है कि जो कुछ हमने जन संचार के कार्य के अंतर्गत पढ़ा था उसमें से कौन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जन संचार के कार्य आप अपने दिमाग में रखिए कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच को प्रस्तुत करना। अब इसको विस्तार से देखें हम, तो सूचना देना का मतलब क्या है कि जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हम उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जन संचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। दूसरा था शिक्षित करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हम जागरूक बनाते हैं, और लोकतंत्र में जन संचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से जो मतलब है, यानी उन्हें देश दुनिया के हाल चाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से। ठीक है, शिक्षित करने का मतलब है कि केवल अपने आसपास के चीजों से ही परिचित नहीं होना, बल्कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, उससे भी परिचित कराना, उसके प्रति जागरूक कराना भी है। मनोरंजन करना। जन संचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है, जिसमें कि सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो, किताबें आदि। अब तो वर्तमान समय में आप यूट्यूब को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जन संचार के कार्य के अंतर्गत है। और कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है एजेंडा तय करना। जन संचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था वो, और भी तमाम जो भी चुनाव होते हैं उनको लेकर भी एजेंडा तय किया जाता है। वो चर्चा के विषय रहते हैं, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर, जहां भी आप देखेंगे चर्चा ही चर्चा होती रहती है। यानी कि कई बार जो जनता है उसके विचारों को ये सब जो चैनल है वो भी प्रभावित करते हैं, समाचार पत्र वो भी प्रभावित करते हैं। यानी कि जो एजेंडा वो तय करते हैं उसके अनुसार भी जनता धीरे धीरे सोचना शुरू कर देती है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते, मतलब न चाहते हुए भी आप उस पर चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में राजनीतिक होता है। अगर वो कह रहा है कि राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, तो भी एक तरीके से वो बता दे रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि किसी वजह से वो भी राजनीतिक ही है। ठीक है, इसको थोड़ा आप गंभीरता से देखेंगे तो मेरी बात और समझ में आएगी कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक नहीं, तो मतलब आपने एक साइड चुना हुआ। ठीक है, और राजनीति में क्या होता है, चुनाव ही होता है। निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जन संचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी जन संचार माध्यमों पर होता है। तो तमाम बिंदुओं को आपने देखा कि जन संचार हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला है विचार विमर्श के मंच। जन संचार माध्यमों का एक कार्य भी है कि वे लोकतंत्र में
विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जन संचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि विचार विमर्श के मंच का मतलब क्या है, कि जब कोई घटना या विषय चर्चा का कारण बनी रहती है तो उस पर अलग अलग अखबारों में, न्यूज चैनलों में डिबेट होता है, संपादकीय लिखा जाता है और फिर जो आम जनता होती है उसका भी एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें चिट्ठी भेजा जाता है। ठीक है, तो उसमें लोग खुलकर अपने विचारों को रखते हैं। तो ये हो गया विचार विमर्श के मंच प्रस्तुत करता है। अगर जन संचार नहीं होता तो शायद हम लोग विचार विमर्श कर पाते। अगर हम बात करें भारत में जन संचार माध्यमों का विकास और उस विकास में किन किन माध्यमों का अहम रोल रहा है पॉइंट वाइज, तो देखा जाए तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जो कि भारत में जन संचार माध्यमों का विकास इन्होंने किया है। ये जन संचार का प्रयोग हम कुछ 4-5 पॉइंट्स को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जन संचार का प्रयोग हम क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। या फिर दूसरा पॉइंट है नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट है कि सूचना। संचार के माध्यम से हम सूचना भी प्राप्त करते हैं। सूचना मतलब कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है, यहाँ पर टेलीफोन रखा गया है। अब इसके जगह पर आप मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। सामाजिक संपर्क। संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, यानी कि संचार के माध्यम से ही हम सामाजिक संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है। अगर ये संचार नहीं होता तो फिर हम अपने जो भी समस्याएं हैं या चिंता है उसको दूर नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए यूट्यूब चैनल नहीं होता तो शायद हम लोग आपस में बातचीत कर पाते और कमेंट करने के बाद हम एक दूसरे की समस्याओं को या फिर चिंताओं को जान पाते, या फिर मेरे मन में जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी विचार है, आप लोगों के सामने जो भी मैं जितना समझ पाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ उसको नहीं बता पाता अगर ये संचार का माध्यम नहीं होता। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। तो संचार का भी प्रयोग हम अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं और उसका रूप अलग अलग हो सकता है, विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जज के रूप में। ठीक है, अलग अलग इसके रूप हो सकते हैं। पहले माध्यम के ऊपर जो कि है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। देखा जाए तो जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया है। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता था। आज आप देखेंगे कि जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है सभी एक तरीके से पत्रकार हैं। आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, और जब भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं तो पहले वो घटनाएं आपके मोबाइल से ही वायरल होती हैं और बाद में समाचार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पुराने माध्यम की चर्चा करें तो सबसे पुराना माध्यम रहा है
समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के तीन पहलू रहे हैं। पहला पहलू है समाचार पत्रों को संकलित करना या फिर समाचारों को संकलित करना। दूसरा है उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा है पत्र पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के जो तीन पहलू रहे हैं, उसमें समाचारों को संकलित करना, संपादित करना और प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचा देना। तो इन तीनों बिंदुओं को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। हो सकता है कि विकल्प के तौर पर परीक्षाओं में ये ऑप्शन रहे और पूछ दिया जाए कि कौन सा पहलू इसमें है और कौन सा पहलू नहीं है। आगे बात करें तो आज पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो चला है। खबर का संबंध किसी एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, बशर्ते कि उसमें पाठकों की दिलचस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित निहित हो। आप देखते होंगे चौराहों पर, चाय की दुकानों पर सब लोग समाचार पत्र पढ़ते हुए नजर आते होंगे। कोई राजनीति पर बात करता होगा, कोई खेल पर बात करता होगा, कोई सिनेमा पर बात करता होगा। जिसकी जो भी रुचि होती होगी उस पर आप सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पत्रकारिता का क्षेत्र सीमित नहीं है बल्कि बहुत व्यापक हो गया है और खबरों का विषय भी कोई खास एक या दो विषयों से नहीं होता। दुनिया के हर कोने से जुड़ी हुई घटनाएं आजकल जनसंचार माध्यमों के रूप में पाठकों तक पहुंच जा रहे हैं। आजकल के स्थिति में तो समाचार आपको पल पल में पहुंच जा रहे हैं। पहले तो जब आप अखबार उठाते थे तब चीजों का पता चलता था। आज स्थिति ये है कि जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं उससे पहले ही आपको तमाम माध्यमों के माध्यम से न्यूज मिल जाती है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया में अखबारी पत्रकारिता जब आई, अस्तित्व में आई, तो वो लगभग आज से 400 वर्ष पहले की घटना हो चुकी थी। अगर भारत में इसकी शुरुआत की बात करें तो सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की, कई जगह आप देखेंगे हिक्की लिखा रहता है और यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में हिक्की लिखा हुआ है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई और ये जो बंगाल गजट है कलकत्ता से निकलता था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो समाचार पत्र हो चाहे पत्रिका हो, दोनों का जो केंद्र रहा है वो कलकत्ता रहा है। तो कलकत्ता शहर को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि यहीं से समाचार पत्रों की भी शुरुआत होती है और साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड की भी शुरुआत यहीं से होती है। आगे बात करें तो हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों और पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लिहाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने की कई पत्रिकाएं निकाली। और जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जा रही है तो इनकी जो तीन महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका, तो ये तीनों पत्रिकाएं अपने अपने एरिया में खास महत्व रखती हैं। और केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बल्कि इनके जो समकालीन थे, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हो, बालकृष्ण भट्ट हो, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो, सभी ने किसी न किसी रूप में पत्रिकाओं का संपादन किया और उनकी पत्रिकाओं को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आजादी में भी पत्र पत्रिकाओं का अहम रोल रहा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। गांधी जी को हम समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि आजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के पहले के प्रमुख पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू विशुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया जा सकता है। उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों की अगर बात करें तो इसमें केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज,
प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत जैसे समाचार पत्रों का नाम लिया जा सकता है, अखबारों का नाम लिया जा सकता है। आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य अलग था। आजादी के पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। वहीं आजादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा। शुरुआती 2 दशकों तक पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक और प्रोफेशनल होने लगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादी से पहले पत्रकारिता एक मिशन थी, लेकिन आजादी के बाद वह एक व्यवसाय बन गई। तो आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता के इतिहास में भी उतार चढ़ाव आया हुआ है। आजादी के पहले जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन के तहत थी। उसका लक्ष्य था कि देश को आजाद कराना है। लेकिन जैसे ही आजादी मिली तो कुछ वर्षों तक तो स्थिति ठीक थी, राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण के प्रति वो पत्रकारिता प्रतिबद्ध दिखाई दी, लेकिन बाद में वो एक व्यवसाय बन गई। और आप तो देख रहे होंगे वर्तमान समय में इतने न्यूज चैनल, इतने समाचार पत्र हो गए हैं कि आपको ये छांटना पड़ता है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से कौन अखबार महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गईं और कई नई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। आजादी के बाद के कुछ अगर प्रमुख हिंदी अखबारों में बात करें तो नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक का नाम लिया जा सकता है। आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में अगर बात करें तो अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सरस्वती दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया जा सकता है। ये जितने तथ्यों को हमने यहाँ पर लिया हुआ है सभी एनसीईआरटी के किताब से एकदम हूबहू देने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर सवाल एनसीईआरटी की किताब से पूछ दिया जाएगा इसी किताब से तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो आप अलग जगहों पर हिंदी पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। समाचार पत्रों के बाद जो अगला माध्यम है वो है रेडियो। पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सन 1895 ईस्वी में इटली के इंजीनियर थे जी मार्कोनी। उन्होंने रेडियो जैसे माध्यम को बनाया और वो भी जनसंचार में अपना अहम रोल निभा रहा। पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। अब यहाँ पर जो पहला विश्व युद्ध की बात की जा रही है सन 1914 से लेकर 1918 के बीच की जो स्थिति है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेडियो जब आए तो उस समय पहले विश्व युद्ध तक ये सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण औजार बन गया था। शुरुआती रेडियो स्टेशन अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में सन 1921 ईस्वी में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। सन 1936 ईस्वी में, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 1936 ईस्वी में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि AIR कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। तो आप देख रहे हैं कि 1936 में AIR की स्थापना हुई और उस समय 9 रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हो गई थी, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। बाद में ये 3 रेडियो स्टेशन जो कि विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्से में
चले गए थे। उसमें ढाका हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर। बाद में आप ढाका देख रहे हैं कि बांग्लादेश में चला गया। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय निर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज देने का काम रेडियो ने किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और देश की लगभग 96% आबादी तक इसकी पहुंच है। 1993 ईस्वी में एफएम, जो कि आप कई जगहों पर रेडियो में सुनते होंगे, 1993 ईस्वी में एफएम, इसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई हैं। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। आप देख रहे हैं कि जो आकाशवाणी थी अब उसको प्रसार भारती के नाम से 1997 से जाना जाने लगा। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। एक जमाना था जो आज मोबाइल का जमाना है, उस जमाने में रेडियो का काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। और आपने गांव में सुना होगा कि कई लोग अपने शादी विवाह में रेडियो इत्यादि मांगते भी थे। अगर नहीं मिलता था तो फिर वो नाराज भी हो जाते थे। तो रेडियो का एक जमाना था और रेडियो से मेरा भी बहुत गहरा लगाव था। और एक जमाना था कि जब रेडियो में सुना करता था तो ये भी बता देता था कि कितना समय हो रहा होगा, 12 बज रहा होगा कि 1 बज रहा होगा कि 4 बज रहा होगा, क्योंकि टाइमिंग थी। समय समय पर न्यूज आया करते थे। शाम में न्यूज आता था, सुबह में न्यूज आता था, एक दोपहर में भी न्यूज आता था। तो उसी से अनुमान लग जाता था कि कितना बच गया होगा। हालांकि अब धीरे धीरे रेडियो से लोग दूर होते जा रहे हैं और जनसंचार का माध्यम कुछ और होता जा रहा है। लेकिन हमें परीक्षाओं की तैयारी करना है तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स से हमें परिचित होना चाहिए और उम्मीद है कि आप लोग परिचित हो रहे होंगे। रेडियो के बाद बात करते हैं हम टेलीविजन की। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनि के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि रेडियो में हम केवल सुना करते थे और कल्पना करते थे कि फला व्यक्ति किसी तरीके का होगा, लेकिन जब उसको हम सामने देखने लगे तो अनुमान लगाने लगे कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे पहले हम लोग रेडियो के माध्यम से क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुना करते थे, तो ऐसे लगता था कि आंखों देखा हाल सुनने के बाद कि हम लोग खुद मैदान में हैं। कब चौका गया है, कब चौका रुक गया है, कितने रन भाग गए हैं, कैसे खिलाड़ी गिर गए हैं। तो कुछ आंखों देखा हाल सुनाने वाले जो कमेंटेटर हुआ करते थे वो बड़ा ही तन्मयता से पूरे दृश्य को सामने ला देते थे और हम लोग कल्पना करते थे। लेकिन जैसे ही टेलीविजन आया तो हमें तो स्वर भी सुनाई देने लगा और वहां पर जो दृश्य था वो दिखाई देने लगा कि कैसे गिरा है, कैसे चौका रोका है। अब तो आप देखेंगे कि उसका रिप्ले भी होने लगता है। अब तकनीकी बहुत बढ़ गई है तो टेलीविजन के माध्यम से हमने सुनना और देखना दोनों शुरू कर दिया। इसलिए ये क्या हो गया, श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। तो रेडियो के बाद टेलीविजन का भी जो विकास हुआ वो पश्चिमी देशों के तरफ ही सबसे पहले हुआ। सन 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। सन 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षणिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछा जाए कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि टेलीविजन की शुरुआत
मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं हुई थी, बल्कि शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी। जैसे आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई को वरीयता दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। उस जमाने में टेलीविजन का भी शुरुआती जो मकसद था वो शिक्षा था, सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विविध टीवी सेवा का आरंभ हुआ। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ईयर वाइज यहाँ पर बदलाव होता गया और विकास होता गया है। सन 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर खोले गए। सन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि दूरदर्शन शब्द जिसको कि टीवी कहा जाता है, सन 1976 में ये आकाशवाणी और टीवी दोनों क्या हो गई, अलग हो गई और टेलीविजन को दूरदर्शन नाम दे दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था। और इस बार तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसका भी लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। सारे काम धाम को छोड़कर उस युद्ध को देख रहे थे। तो ये पहली बार ऐसा नहीं था, बल्कि सन 1991 में भी जो खाड़ी युद्ध हुआ था तो दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। तो आपने देखा कि रेडियो में भी निजीकरण हुआ, निजी चैनल्स है जैसे FM इत्यादि की बात की गई। वैसे ही टीवी में भी निजी चैनलों की शुरुआत हो गई और आज तो वर्तमान समय में आप अगर केबल टीवी का प्रयोग करते हैं या फिर DTH का प्रयोग करते हैं तो सैकड़ों आपको चैनल वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको बस चुनना पड़ेगा कि आप किस चैनल के नियमित दर्शक होंगे या फिर कौन से चैनल को देखेंगे। तो आज इतने चैनल हो गए हैं, इतने मनोरंजन के साधन हो गए हैं कि आपके समय बीतते देरी नहीं लगेगी। उसमें आप चाहें तो दिन भर डूबे रह सकते हैं। तो तमाम चैनल हो गए अलग अलग दृष्टिकोण से, खेल की दृष्टिकोण से, फिल्म के दृष्टिकोण से, न्यूज के दृष्टिकोण से, धारावाहिक के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो टेलीविजन का जो शुरुआत में उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए, बाद में वो अपना क्षेत्र और विस्तृत कर लिया। जैसे ही टेलीविजन आया तो फिर अगला माध्यम आया सिनेमा। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि शुरुआत में कुछ ऐड आते हैं, जैसे कैंसर का ऐड आ गया या फिर सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से क्या बीमारियां होती हैं, उन सब का ऐड आता है। तो ये सीधे सीधे आपको सूचना नहीं देता है, लेकिन उन विज्ञापनों के जरिए ये सूचना, ज्ञान और संदेश आप तक पहुंचा देता है कि जो धूम्रपान है वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर बात करें सिनेमा के आविष्कार का तो श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को इसका श्रेय जाता है। सन 1883 में मिनेस्टिक स्कोप की खोज के साथ यह जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म जो बनी थी वो थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि 1894 ईस्वी में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। सिनेमा के तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। तो आप देखते होंगे कि आगे चलकर ये हॉलीवुड और बॉलीवुड दो तरीके से फिल्मों का ये ज़्यादा लोगों में क्रेज रहता है। जो लोग बॉलीवुड फिल्मों को देखकर पक जाते हैं वो जाकर हॉलीवुड वाली फिल्मों को देखते हैं। अगर भारत में देखें सिनेमा के इतिहास को तो भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है और संयोग से इन्हीं के नाम पर
पुरस्कार भी दिया जाता है हर साल, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो पहली फिल्म बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। यह फिल्म सन 1913 में बनी, राजा हरिश्चंद्र नाम से। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी, और इन मूक फिल्मों के जो कथानक होते थे वो धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के आसपास ही चुने जाते थे, उसी हिसाब से फिल्में बनती थी। सन 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म जो बनी थी उसका नाम था आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया, और आज़ादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। तो शुरुआत में जो सिनेमा का उद्देश्य था वो अलग था, बीच के दिनों में अलग था। वर्तमान समय में आप देखेंगे सिनेमा का भी जो क्षेत्र है काफी व्यापक है। अब तो आप देखेंगे कि सीरीज इत्यादि भी बनने लगी हैं, वेब सीरीज, उसमें भी अलग अलग 1 2 3 4 करके खंड आने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य को जनसंचार से जोड़ने के जो भी माध्यम रहे हैं उनके भी पांव लगातार पसरते रहे हैं, उनका विस्तार होता रहा है, और मनुष्य के पास 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में सभी कामों को करने हैं, सभी माध्यमों को भी अपनाना है, और खुद जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उस उद्देश्य को भी पाना है। तो ये काफी मुश्किल दौर हो गया है कि कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रखें। इसलिए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि आ, आप अगर एक कोई वेब सीरीज देखना शुरू करते हैं तो कंटिन्यू आप 10 दिन 15 दिन देखना शुरू कर देते हैं, उसी में आप लग जाते हैं। बाद में पता चला कि 1 सप्ताह के बाद आपका एग्जाम है, तो फिर आपको लगता है कि समय कम पड़ गया है, हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है, परेशान होने लगते हैं। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो नियंत्रण रखकर चीजों को देखते रहना है। और क्योंकि ये व्यावसायिकता है, ये तो चाहते हैं कि लोग लगातार जुड़े रहें और उनको लाभ मिलता रहे, तो अपने हिसाब से देखते रहिए। सिनेमा के बाद अगर बात करें तो इंटरनेट का, अगर शायद इंटरनेट नहीं होता तो हम आपसे बातचीत नहीं कर पाते। तो इंटरनेट यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं है, इसमें आप सवाल जवाब भी करते हैं, जैसे आप लोग कमेंट्स इत्यादि करते हैं। तो इंटरनेट का भी रोल जनसंचार माध्यमों में बहुत अहम रहा है। अब तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी का है। इंटरनेट के माध्यम से आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसों में भाग लेते हैं। इंटरनेट जनसंचार सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के सारे गुण मौजूद हैं। ये बहुत ही एक तरीके से जितने भी हमने माध्यमों को अलग अलग ढंग से देखा, इंटरनेट सबको एक जगह जोड़ दिया है। ठीक है, सारे माध्यमों को एक ही जगह जोड़ दिया गया है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री को पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि धीरे धीरे हमारी स्मृति भी खत्म होती जा रही है। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, तुरंत आप इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल गूगल करने लगते हैं और उसका आंसर खोज लेते हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मुझे दिखाई देते हैं, खासतौर से जब मैं ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ, तो जो क्लासेज में चीज़ें बताई जाती हैं उसको विद्यार्थी बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, और नोट्स बनाकर लाते हैं, और पूछा जाता है कि कहाँ से लिख कर लाए हैं, तुरंत बोल देते हैं कि गूगल से। तो ये देख रहे हैं कि जो जनसंचार का माध्यम है, खासतौर से इंटरनेट, वो लोगों के ऊपर कितना अपना नियंत्रण बनाया हुआ है और लोगों तक कितना पहुंच बनाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट के माध्यम से आप चैट कर सकते हैं, और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी भी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अभिव्यक्ति को भी आप आराम से प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी की सिफारिश नहीं करना है। आप अपना ब्लॉग बनाइए, वहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, लोग कमेंट्स करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हर तरीके के कमेंट्स करेंगे। जैसे मैं आप सभी से जुड़ता हूँ इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से,
तो मैं अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ों को रखने का प्रयास करता हूँ और आप लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोगों के मन में जो भी कुछ रहता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं और फिर उनके माध्यम से हम भी सूचना को पाते हैं और फिर उसी टाइप का यहाँ पर विचार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आप सभी के लिए लेक्चर प्रस्तुत करते हैं जो कि आपके काम में आए। शायद ये इंटरनेट नहीं होता तो इस तरीके से बातें नहीं हो पाती, फिर हम लोग कक्षाओं में जाते, किताबों को पढ़ते, फिर एग्जाम देते। तो इस समय माध्यम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उन माध्यमों का अपने नुकसान और लाभ दोनों के दृष्टिकोण से उपयोग करना है। अगर इंटरनेट की आगे और कुछ बात करें तो इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और अवगुण होते हैं जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ। इंटरनेट ने जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोले हैं और हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप वर्तमान समय में कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनको खिलौने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको मोबाइल अगर आप दे देते हैं तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और मैंने देखा है छोटे बच्चों को कि मोबाइल में से भी यूट्यूब को खोज लेते हैं कि वो कहाँ है, फिर अपने मन मुताबिक जो भी चैनल देखना होता है तो देखते हैं। तो हम सब तो एक ऐसी पीढ़ी से हैं जिन्होंने कि समाचार पत्रों, रेडियो, अखबारों और किताबों का भी दौर देखा, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है वो सीधे उसका मुकाबला मोबाइल से हो रहा है। तो पत्रकारिता क्या है? वर्तमान समय में देखा जाए तो पत्रकारिता के युग में हम लोग जी रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पत्रकार है। अगर किसी के हाथ में मोबाइल है या फिर माइक्रोफोन है तो वो चीज़ों को रिकॉर्ड करके खुद का अपना वहाँ पर सूचना को पेश कर देता है। कई बार ये सूचनाएं अफवाह होती हैं, कई बार सच्ची भी होती हैं, तो इसको लेकर भी अलग अलग तथ्य मिल जाते हैं। लेकिन अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका जो सरल अर्थ है कि नया और ताज़ा। अगर पत्रकारिता की बात करें तो नया और ताज़ा समाचार जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको हम पत्रकारिता कह सकते हैं। ठीक है, नया और ताज़ा। अगर ये पत्रकारिता को ध्यान में रखें तो दो चीजें उसमें जरूरी हैं, नया और ताजा समाचार जानने की जिज्ञासा क्या है, पत्रकारिता है। एक वाक्य में अगर हम बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है समाचार। बार बार वो शब्द आएगा इसमें। तो समाचार का मतलब है कि रोज की सूचनाओं को जब संकलित किया जाता है तो वो समाचार कहलाता है। तो जब भी हम पत्रकारिता पर बात करेंगे तो समाचार शब्द अपने आप वहां पर आ जाएगा और इन दोनों का बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है। तो मैंने बताया आपको कि पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी सूचनाएं होती हैं वो नई और ताजी होती हैं और इन्हीं को जानने की जिज्ञासा जब पाठक वर्ग में या फिर श्रोता में या फिर दर्शक में उत्पन्न होती हैं तो वो पत्रकारिता कहलाता है। और समाचार का शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो रोज की सूचनाओं को संकलित करना क्या है, समाचार है। और ये सूचनाएं 24 घंटे के अंदर की होती हैं, यानी कि अगर कोई सूचना रात 12 बजे से है तो वो 24 घंटे अगले रात 12 बजे तक की रहेगी। ठीक है, तो ये 24 घंटे की सूचना को ही हम समाचार कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में डेडलाइन भी कहा जाता है। ठीक है, डेडलाइन रहता है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की न्यूज को हम आज के दिन में रखेंगे। अगले दिन वो न्यूज क्या हो जाएगी, न नई रहेगी न ताजी रहेगी, बल्कि उसको एक शब्द और यूज किया जा सकता है, बासी। तो पत्रकारिता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें हमेशा बार बार आती हैं, एक नया और ताजा, और उसको जानने की जो जिज्ञासा है वो पत्रकारिता है, और समाचार शब्द को भी ध्यान में रखना है। तो मोटे तौर पर देखें तो हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के
बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो समाचार तो घटते हैं, रोज की सूचनाओं के आधार पर इनको संकलित भी किया जाता है, लेकिन आम लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो पत्रकारिता है और पत्रकार है। तो इसके अलग अलग रूप हैं। आप देखते हैं कि टेलीविजन है, रेडियो है, इसके अतिरिक्त आप वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरों को आप जान जाते हैं। कई लोगों को तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि क्या न्यूज है, क्या नई घटना है। खासतौर से अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं किसी न किसी तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सोशल मीडिया से पता चलता है कि ये परीक्षा कब होगी, या फिर परीक्षा हुई है तो रद्द हो गई है। इस टाइप से जो भी न्यूज आती हो, सोशल मीडिया इस समय अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही सूचना लोगों को मिलती है तो फेसबुक हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, इस पर सूचना को फैला दिया जाता है। तो अब उतनी निर्भरता टेलीविजन, रेडियो इत्यादि पर नहीं रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि पत्रकारिता तो अब सबके जीवन में रच बस गई है, अगर जिसके हाथ में मोबाइल है। अब आप किसी खास पत्रकार के ऊपर भी निर्भर नहीं रह सकते कि वो पत्रकार अगर आपकी न्यूज को चलाता है, आपकी बातों को रखता है, तभी लोगों तक जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से आराम से। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये सब परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है, कौन सोशल मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है, पत्रकारिता का सामान्य अर्थ क्या है, या फिर समाचार क्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पत्रकारिता जब कोई नई घटना और वो घटना ताजा होती है, उसको जानने की जिज्ञासा लोगों में जब पैदा होती है तो वो पत्रकारिता कहलाती है। और इसका संबंध समाचार से है, जो कि रोज की सूचनाओं को संकलित करके किया जाता है। इसकी डेडलाइन होती है 24 घंटे की, ठीक है। तो उस पर आधारित जो भी हमें समाचार मिलता है वो पत्रकारिता के थ्रू मिलता है। आगे और चीजों पर बात करें तो समाचार की जब हमने बात किया तो इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें है प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। और इसी से एक शब्द आपने पढ़ा हुआ हिंदी में, रिपोर्टाज, ठीक है। हालांकि ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का हो गया। रिपोर्ट से ही बना रिपोर्टाज। रिपोर्ट क्या होती है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है 24 घंटे की होती है, बाद में ये रिपोर्ट पुरानी हो जाती है। लेकिन जब कोई साहित्यकार किसी खास समय के बारे में बतलाता है और उसमें थोड़ा सा साहित्यिक पुट रहता है, तो वो रिपोर्टाज का रूप धारण कर लेता है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन शब्द यहाँ पर मैंने देखा तो वो हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो 24 घंटे तक की घटनाओं के लिए ही वैलिड होता है। बाद में अगले दिन अगली घटना आ जाती है, अगला न्यूज आ जाता है। तो समाचार क्या है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार के अंतर्गत आ जाती है। या फिर ऐसी सूचना जो समय पर दी जा रही हो, वो भी समाचार के अंतर्गत है। और किसी घटना की रिपोर्ट को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी समाचार कहलाता है। ये 3 पॉइंट्स के बारे में बातचीत यहाँ पर की गई समाचार की परिभाषा के अंतर्गत। आगे बात करें तो समाचार के कुछ तत्व भी हैं कि किसको हम समाचार कह सकते हैं। उसके कुछ तत्व यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें है पहला तत्व नवीनता। नवीनता का सामान्य अर्थ ये कहा जा सकता है कि जब किसी घटना, विचार या समस्या का नयापन हो, ठीक है, उसमें नवीनता हो। कोई घटना हो, कोई विचार हो, या फिर कोई समस्या हो जो कि नई हो। इसी से शब्द बना न्यूज, ठीक है। न्यू मतलब नया, और इसमें एस लग गया, न्यूज, ठीक है। तो न्यूज का मतलब ही है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। अगर उसमें नवीनता नहीं है तो न्यूज के अंतर्गत उसके तत्व में वो शामिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नवीनता किस में होनी चाहिए? घटना, विचार या समस्या में।
दूसरी विशेषता जो है, दूसरा तत्व निकटता। निकटता का मतलब है कि जो भी घटना है, विचार है या समस्या है, वो पाठक, दर्शक और श्रोता के कितने निकट है। आप देखते होंगे कि हर पाठक, दर्शक और श्रोता का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग उनकी निकटता रहती है। ठीक है, वो निकटता कुछ बिंदुओं पर देखी जा सकती है, जैसे कि भौगोलिक। अगर आप जिस इलाके के हैं, उस इलाके के समाचार को देखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। या फिर आप जिस समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने एग्जाम से रिलेटेड न्यूज को खोजेंगे। ठीक है, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने हिसाब से न्यूज को खोजेंगे जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर जिस सांस्कृतिक चीज से आप जुड़े हुए हैं, वहां से जो समाचार अ, है। तो अलग अलग कहने का मतलब ये है कि हर पाठक और दर्शक और श्रोता का अलग अलग रुझान होता है, और समाचार पाने की जो इसकी निकटता है वो अलग अलग ढंग की है। तो समाचार का जो दूसरा तत्व था निकटता, तीसरा तत्व है प्रभाव। अब प्रभाव क्या है कि घटना की जो तीव्रता होती है उसे प्रभाव कहते हैं। अगर पत्रकारिता या फिर समाचार के शब्दों में कहें तो घटना की तीव्रता जितनी रहेगी वो समाचार उतना ही प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसलिए मान लीजिए एडमिट कार्ड आ जाता है, तो ये विद्यार्थी जगत में क्या है, एक तीव्र घटना है। सारे लोग अपना रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड देखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए रिजल्ट्स आ गया, तो ये भी क्या है, प्रभावित करने वाला न्यूज है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इस तरीके के अगर न्यूज यूट्यूब पे डाले जाते हैं, खासतौर से एजुकेशनल चैनल द्वारा, तो उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं कि एडमिट कार्ड आ गया, डेट आ गई, रिजल्ट आ गया। और एक तो होता है कट ऑफ, कई बार तो ये भी आ जाता है कट ऑफ। यहाँ पर जो कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से, एज ए प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से दे रहा हूँ। इसी तरीके से आप अन्य घटनाओं को भी देख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर सांप्रदायिक दंगा हो गया, या फिर कोई इस तरीके की घटना हो गई जिसमें कि तीव्रता है। ठीक है, तो वो प्रभावी होगा ज्यादा। अगला जो इसमें तत्व है वो है जन रुचि। जन रुचि के अंतर्गत जो घटना की मैंने बात की, या फिर विचार, या फिर समस्या, ये भी लोगों की दिलचस्पी के अनुसार निर्धारित होती है कि किसमें लोगों की दिलचस्पी है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोगों की दिलचस्पी किसमें होती है, राजनीति में। वो कहीं भी रहेंगे, राजनीति की बात करेंगे। या फिर कुछ लोगों की रुचि रहती है खेल पर, कुछ लोगों की रुचि फिल्म पर रहती है। अलग अलग ढंग के लोग अलग अलग जन रुचि के होते हैं, उनकी रुचियां अलग अलग रहती हैं। अलग अलग घटना, अलग अलग विचार, अलग अलग समस्याओं पर लोगों की दिलचस्पी रहती है। तो ये भी समाचार के तत्व के अंतर्गत आता है कि इसीलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर पेज पर अलग अलग तरीके की उसमें खबरें रहती हैं। कुछ लोग अखबार देखते ही तुरंत संपादकीय भी खोजना शुरू कर देते हैं कि क्या लिखा गया है, अगर कोई बहुत सीरियसली पढ़ने वाला है तब। और आप देखेंगे कई लोग जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो खेल वाला पृष्ठ खोल देते हैं कि क्या इसमें इस समय चल रहा है। तो सबकी रुचि क्या है, अलग अलग ढंग की। कुछ लोग जो भी भविष्य फल दिखलाता है उधर उसको उस पेज को खोल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि समाचार पत्र की एक खास विशेषता जो है वो जन रुचि भी है, उसका खास तत्व है। टकराव या संघर्ष, न्यूज में अलग अलग टकराव, जैसे कि धर्म को लेकर हो गया, कहीं कहीं क्षेत्र को लेकर हो गया, कहीं जाति को लेकर हो गया, जो भी है, या फिर कोई अन्य टकरावों को लेकर कई बार न्यूज आ जाते हैं। महत्वपूर्ण लोग, अगला जो तत्व है इसका, जिसमें कि मान लीजिए पीएम हो गए, या फिर नेता हो गए, अभिनेता हो गए, इनसे जुड़ी हुई कोई घटना हो गई। ठीक है, या फिर खिलाड़ी हो गए। तो महत्वपूर्ण लोगों को भी समाचार में एक तत्व के रूप में देखा गया है। उपयोगी जानकारियां, कई बार हम समाचार पत्रों के माध्यम से उपयोगी जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई फॉर्म निकल गया, कि नेट का फॉर्म निकल गया, या फिर केवीएस का फॉर्म निकल गया। और संयोग की बात यह है कि जब केवीएस
का फॉर्म निकला था तो सबसे पहले न्यूज में ही आया था, न्यूज में नोटिफिकेशन आया, बाद में ये वेबसाइट पर आया। तो उपयोगी जानकारियां भी समाचार पत्रों में दिखाई पड़ती हैं, मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये भी होता है कि कोई स्कूल अगर ठंडा पड़ रहा है तो कब तक से कब तक बंद हो गया, या फिर बिजली इत्यादि कब से कब तक आएंगी, कटेंगी, कब तक रहेंगी। इसके अतिरिक्त मौसम की जानकारी मिलती है, ठीक है, मौसम कैसा रहेगा इसका भी एक पेज रहता है, उसमें बना रहता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि परीक्षाओं की भी जानकारी होती है कि कब प्रैक्टिकल होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, कब केबीएस का एग्जाम होगा, कब यूजीसी नेट का होगा। इस तरीके की जानकारियां भी मिलती रहती हैं। अगला तत्व है अनोखापन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, या फिर कई जगह भूत पिशाच के बारे में भी बात होती है। और कुछ वर्षों पहले एक न्यूज चलता था, बार बार बाल काटने की घटना घटी थी। कोई आता था, किसी का बाल काट कर चला जाता था। तो इस तरीके की भी अनोखापन, जिससे कि कई लोगों का इंटरेस्ट इधर भी रहता है, ऐसे न्यूजों को देखने का प्रयास करते हैं, अखबारों में खोजते हैं। पाठक वर्ग, कई बार समाचार ऑडियंस के दृष्टिकोण से भी लिखे जाते हैं, जैसा ऑडियंस रहता है उस टाइप से न्यूज भी लिखे जाते हैं। तो ये तत्व के रूप में ये भी है। नीतिगत ढांचा, एक खास यहाँ पर तत्व दिया गया है, नीतिगत ढांचा। इसका मतलब ये है कि जो भी समाचार लिखे जाते हैं, उनका जो चयन है, समाचारों का चयन, ये इम्पोर्टेंट रखता है, और उसकी प्रस्तुति, ठीक है, कि उसकी प्रस्तुति कैसी रहे। तो ये नीतिगत ढांचा के अंतर्गत आता है। और इसी में जो हम संपादकीय पढ़ते हैं, वो नीतिगत ढांचा की एक खास यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, संपादकीय नीति को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व थे समाचार के। आगे बात करते हैं हम पत्रकारिता के अन्य आयामों में, जिसमें है, अन्य आयाम में बात करें तो संपादकीय के बारे में मैंने बात कर लिया। फोटो पत्रकारिता, ठीक है, इस फोटो पत्रकारिता भी आती है। कई बार आपने देखा होगा कि अलग से न्यूज़पेपर्स में एक 2 पेज का, कभी कभी स्पेशल में फोटो पर खूब आधारित, उसमें अभिनेत्रियों का, अभिनेताओं का, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं उनके आधार पर भी कुछ कुछ न्यूज आते रहते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कार्टून, कई जगह राजनीतिक या फिर व्यंग पर आधारित कार्टून भी बने रहते हैं, ठीक है। तो कार्टून पत्रकारिता, या फिर देखे होंगे कई बार रेखांकन करके कुछ न्यूज आते रहते हैं, या फिर कोने में इस तरीके से डायग्राम टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो ये कुछ अन्य आयामों में है पत्रकारिता में। बाकी आगे बात करें तो पत्रकारिता के जो कुछ विशेषताएं हैं कि वो क्या कैसी होनी चाहिए, जैसे कि तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए ना, जो भी बात कही जाए उसमें शुद्धता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, वस्तुपरकता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसमें निष्पक्षता हो, किसी खास के तरफ झुकाव न हो, संतुलन हो, बैलेंस रहना चाहिए। और स्रोत क्या है, स्रोत होना चाहिए कि कहाँ से कोई बात कही जा रही है। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं पत्रकारिता में, जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए कि तथ्यों की शुद्धता हो, वस्तुपरकता हो, निष्पक्षता हो, संतुलन बनाकर कोई चीज प्रस्तुत किया जाए, और स्रोत भी, जो भी आधार हो, वो प्रामाणिक हो, ठीक है। आगे बात करें तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों के ऊपर, तो कई तरह की पत्रकारिता आप देखेंगे, जिसमें पहली पत्रकारिता है खोजपरक पत्रकारिता। नाम से ही लग रहा है कि ऐसी पत्रकारिता जो कि काफी मेहनत कराने वाली होगी। गहन छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और कई बार खोजी पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले हैं जिन पर कि लोगों का ध्यान नहीं जाता था, जिस न्यूज को दबाने का प्रयास किया जाता था बाद में। हालांकि खोजी पत्रकारिता का काम और आसान हो गया जब से सोशल मीडिया आ गई है, जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आ गई है। अब किसी से आप बात करिए, बात करते समय काफी सावधानी बरतना पड़ता है,
कोई रिकॉर्ड कर लेता है, कोई वीडियो बना लेता है, कोई फोटो खींच लेता है। तो बड़ी सावधानी से रहना है। और जब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था मोबाइल, तब खोजी पत्रकारिता का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। तो खोजी पत्रकारिता बस देख लीजिए कि पत्रकारिता के प्रकार में एक है खोजी पत्रकारिता, और नाम में ही इसका अर्थ पूरा छुपा हुआ है। खोजी पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे जिनको कि अपने पदों से इस्तीफा दे देना पड़ा था। ठीक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में अब भी शुरू हुई है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुई है, शैशव काल में ही है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, और जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये घटना बताई जा रही है खोजी पत्रकारिता के उदाहरण के रूप में। इसको ध्यान में रखें कि अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, और भारत में भी बहुत सारे ऐसे जो भी भ्रष्टाचार हुए थे पिछले वर्षों में, और खोजी पत्रकारिता के माध्यम से वो सामने आए थे। इसी में एक चीज आपने देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन जैसे कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, और फिर बाद में इसको सार्वजनिक कर दिया गया। तो चीजें क्या हो गई, लोगों के सामने आ गई, और फिर इस पर डिबेट होने लगी। ये खोजी पत्रकारिता, इसमें रिस्क भी होता है। कई बार जो पत्रकार होते हैं उनके जान को भी खतरा रहता है। तो अब समझिए कि जो बहुत बहादुर टाइप का पत्रकार रहेगा वही भी इसमें जा सकता है। ठीक है। तो स्टिंग ऑपरेशन की जब भी बात की जाएगी तो वो खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखना है, तो यहाँ पर इस तथ्य को आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, वो है विशेषीकृत पत्रकारिता, यानी कि ऐसी पत्रकारिता जो घटनाओं की सूचना देना मात्र इनका नहीं रहता है, बल्कि पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये देखिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि जो विशेषज्ञ पत्रकारिता है या फिर विशेषीकृत पत्रकारिता है, उसके कुल 7 क्षेत्र हैं, जिसमें है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, वहां पर भी पत्रकारों का स्पेशलाइजेशन रहता है, और अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो वहां पर भी अलग अलग ढंग के पत्रकार होते हैं। कोई संसद के बारे में पत्रकारिता करता है, कोई न्यायालय में जो भी निर्णय आते हैं उसको लेकर करता है, कोई इकोनॉमिक्स पर आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करता है, कोई खेल पत्रकारिता पर बात करता है, कोई विज्ञान पर करता है। सबका अलग अलग कार्यक्रम भी है। ठीक है। तो मुख्य रूप से 7 प्रमुख क्षेत्र हैं विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत, और इसका जो उद्देश्य ये है कि जो सामान्य पाठक है, जिसको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, जैसे कि जीएसटी क्या है, तो अब इसको समझाने के लिए प्रोग्राम होता है, या फिर नोटबंदी क्यों जरूरी है, या फिर इसका क्या फायदा है नुकसान है, इसको लेकर बहुत सारे आपने डिबेट सुने होंगे, और तमाम रोज कुछ न कुछ डिबेट्स होते रहते हैं इस तरीके से। तो अब डिबेट्स तो देखते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको थोड़ा सा और समझ में आया होगा कि अच्छा ये किस पत्रकारिता के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, वॉच डॉग पत्रकारिता। नाम से ही लग रहा है कि जिस तरीके से घर की रखवाली कुत्ता करता है, उसी तरीके से जो इस टाइप के पत्रकार होते हैं वो रखवाली ही करते हैं, और कहीं ना कहीं वो वफादार भी होते हैं। इस चीज को भी रखना है। हालांकि हम आदर्श रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में भी बहुत गिरावट आई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन एक चीज हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको एक प्रतियोगी छात्र के दृष्टिकोण से देखना है। बाकी सोचने के लिए हमारे पास तो समय है ही, हम जितना चाहें तो उतना सोच सकते हैं। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व है, और यह माना जाता है कि ये चौथा स्तंभ है। ये भी आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो मुख्य दायित्व है पत्रकारों का, और ये मुख्य दायित्व क्या है कि सरकार के काम काज पर निगाह रखना।
और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना, मतलब उसको बता देना, इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत जो पत्रकारिता होती है वो सरकार के कामकाजों पर कड़ा वो नजर रखने वाली होती है और जो भी गड़बड़ी होती है उसका पर्दाफाश किया जाता है, उसका पोल खोला जाता है और आम जनता के सामने रखा जाता है। और कई बार देखने में ये भी आया है कि समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। उसके लिए वर्तमान समय में एक शब्द यूज किया जा रहा है, गोदी मीडिया। ठीक है, अब ये कितना अर्थवान है, प्रासंगिक है, क्या है इस मीडिया जो नाम दिया गया नया, लेकिन आप लोग जब इस समय से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैंने इस शब्द का यूज कर दिया है। यानी कि ऐसी मीडिया जो केवल सरकार की बातों को भी सामने रखती हो, उसके गोद में बैठकर काम करती हो, मतलब उसके नियंत्रण में हो, कहने का मतलब यही है। लेकिन यहाँ पर वॉच डॉग पत्रकारिता आप देख रहे हैं कि ये नियंत्रण नहीं है, बल्कि वो सरकार के कामों पर नजर रखती है और अगर कोई गड़बड़ काम है तो उसको सामने भी लाती है, लोगों को बताती भी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में जो पत्रकारिता है वो किस कैटेगरी में है। आगे बात करें तो एक और पत्रकारिता है जिसका नाम है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसका मतलब है कि ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। आप अगर देखे होंगे अब तो सब लोग न्यूज़पेपर कम ही पढ़ते हैं, या फिर न्यूज का भी ऑनलाइन हो गया वेबसाइट और ऑफलाइन भी आता है। तो उसमें कई बार जो भी मुद्दे होते हैं उस पर पोलिंग कराई जाती है। एक सवाल पूछ दिया जाता है और उस सवाल के बाद पोलिंग कर यस या नो में भी कई बार पोलिंग होती है और उसी के आधार पर एक परसेंटेज निकाल लिया जाता है, इतनी जनता इसके पक्ष में है, इतनी जनता इसके विपक्ष में है। और एक और ऑप्शन रहता है कि इंटरेस्ट नहीं है या फिर यस नो में कंफ्यूजन है। ये तीन ऑप्शन रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसी पर एक सर्वे टाइप का हो जाता है कि इस मुद्दे पर कितने लोग, कितने प्रतिशत, कितने तरफ हैं। तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। यानी कि इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टीवी चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था और इसी टाइप से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर कि वोटिंग वाला सिस्टम आपने देखा होगा कि कौन पीएम बनेगा, ये भी कई बार आ जाता है, कौन सीएम बनेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का भी आ जाता है कई बार। इस टाइप से खासतौर से ज्यादा राजनीतिक ही रहता है। बाकी कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिस पर, जैसे कि नोटबंदी का हो गया, इस पर आ जाता है कई बार, या फिर जीएसटी इत्यादि पर भी आया रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जेसिका लाल हत्याकांड का दिखा रहा है। इसी तरीके से और भी जो है ऐसे न्यूज जो कि देश को हिला देते हो, तो उस पर एडवोकेसी पत्रकारिता का भी नजर जाता है। इसके बाद है वैकल्पिक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता, नाम से ही लग रहा है कि विकल्प के रूप में हो। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत है, अंतर्गत नहीं है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्रकारिता में भी दो तरीके के हैं। एक है मुख्य धारा का, ठीक है, मुख्य धारा का है तो वो सरकार के अनुसार चलता है और खुलकर उसकी आलोचना नहीं कर पाता है, यानी कि जो भी गड़बड़ काम हो रहे हैं उसका पर्दाफाश नहीं कर पाता है। तब जरूरत पड़ती है वैकल्पिक मीडिया की। तो आगे और क्लियर हो जाएगा कि वैकल्पिक मीडिया जो है वो
जो स्थापित मीडिया है उसके विकल्प के रूप में है। उसके जो भी जिस मुद्दों को नहीं उठा पा रही है वो वैकल्पिक मीडिया उठाती है और वो वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें आप देख रहे हैं खास रोल इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि कई ऐसे पत्रकार जो कि मीडिया जो मुख्य धारा के मीडिया उसमें काम कर रहे थे और खुलकर मतलब सरकार की चीज़ों को सामने ला रहे थे, जो गड़बड़ चीज़ें थी, तो उनको उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा था। तो उन्होंने भी वैकल्पिक पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने त्याग पत्र दिया है। आए दिनों में पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अच्छे पत्रकार माने जाते हैं उन्होंने त्याग पत्र देकर वैकल्पिक पत्रकारिता का रास्ता चुना और यूट्यूब इत्यादि पर वो आकर काम करना शुरू कर दिए। कई पत्रकार हैं जिनके नाम आप जानते होंगे। तो ये वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत है कि ऐसी पत्रकारिता जो स्थापित मीडिया व्यवस्था के विकल्प को सामने लाए और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वो अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि विज्ञापन का भी इसमें खेल है। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको पत्रकारिता, समाचार और विज्ञापन इन सबको जोड़कर देखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं, पहले हमने यहाँ पर पत्रकारिता के कई प्रकारों को देखा, फिर विविध आयामों को देखा कि कितने तरीके के हो सकते हैं, उनकी क्या खास विशेषताएं हो सकती हैं, और समाचार तत्वों में खासतौर से टेलीविजन, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से जो भी न्यूज हम पाते हैं, तो वो न्यूज किस तरीके के रहते हैं, समाचार के जो तत्व हैं उनके बारे में बातचीत किया, ठीक है। समाचार की परिभाषा के बारे में बताया आपको। इसके बाद पत्रकारिता है क्या आखिरकार, हालांकि इसको अंग्रेजी में जर्नलिज्म कहा जाता है और पत्रकारिता का मतलब ही है कि जब कोई घटना हो, कोई विचार आए, समस्या आए, तो उसमें नयापन हो और वो ताजा हो, 24 घंटे के अंदर का हो और लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहे, जिज्ञासा रहे कि आखिरकार उसमें क्या हुआ है, और उस चीज को जानने के लिए समाचार लिखा जाता है, उस सूचना को संकलित किया जाता है और फिर पत्रकारिता के माध्यम से पाठक, श्रोता और दर्शक तक पहुंचाया जाता है। और ये काम पूरा देश दुनिया में जहाँ भी जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे तो कह सकते हैं कि अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य, देश दुनिया में जहाँ भी आप हैं और जैसा न्यूज आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिधर आपका इंटरेस्ट है उस टाइप की न्यूज आपको मिलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पत्रकारिता के विविध आयाम क्या क्या रहे हैं और उसके क्या क्या उदाहरण रहे हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।